बहू के मायके वालों का सम्मान भी जरूरी है। नीतू ये क्या लाई है अपने मायके से? तेरी माँ कभी कुछ ढंग का देती ही नहीं है। पुराने बक्से में से साड़ी निकाल कर दे दी। ऐसी साड़ी तेरी माँ ही पहनती होगी, मेरे यहाँ तो कोई नहीं पहनेगी। तुझे क्या अपने ससुराल के स्टेटस का जरा भी ख्याल नहीं है, जो तू ये साड़ी बिना सोचे समझे उठाकर ले आई है? गीता जी ने कड़कती आवाज में कहा। मम्मी जी, साड़ी महंगी नहीं है, पर मम्मी मेरे साथ ही जाकर नई लेकर आई है, रखी हुई पुरानी साड़ी नहीं है, नीतू ने कहा। यह सुनकर गीता जी की त्योरियां चढ़ गई। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? तू और तेरी माँ दोनों सच्ची हो, और तुम मुझसे जुबान क्यों लड़ा रही है? अब घर में आ गई तो काम संभाल। खाने पीने का सारा काम रखा है। सबसे पहले मेरे कमरे में 1 कप चाय पकड़ा देना, फिर जाकर खाने की तैयारी शुरू कर दे। मुंह बनाते हुए वो साड़ी चुपचाप हाथ में लिए अपने कमरे में आ गई। आईने के सामने वो साड़ी खुद पर लपेट कर देख ही रही थी कि अचानक से नीतू आ गई। गीता जी सकपका गई और फटाफट साड़ी एक तरफ रख दी और पूछने लगी, इतनी जल्दी चाय बन भी गई? मम्मी जी, वो अदरक नहीं है, और आप अदरक के बिना चाय नहीं पीती हो। सनोज भैया से मंगवा दीजिए। और चुपचाप साड़ी पर नजर डालकर नीतू कमरे से बाहर चली गई। नीतू की शादी को 3 साल हो गए थे, और इन 3 सालों में उसकी सास ने उसके मायके वालों को निजात दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हर बात में उनको दोषी ठहराना उनकी आदत हो गई थी। नीतू भी चुपचाप सुन लेती थी, क्योंकि उसका पति अपने माता पिता की कमाई पर ही निर्भर था। नीतू का पति यश अपने पिताजी की ही दुकान पर बैठता था और काम संभालता था। गीता जी को इसी बात का घमंड था कि उसका बेटा उसकी दुकान से कमाता है। वह हर महीने बेटे को कुछ रुपए सैलरी के रूप में देती थी, और वो रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते थे। काम तो यश सुबह से रात तक करता था, और उसके बदले में पैसे कम ही मिलते थे। यश की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में तय कर दी थी। नीतू 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। घर वालों ने जैसे तैसे शादी कर दी। आगे भी 3 बेटियों की शादी करनी थी। शादी के वक्त गीता जी ने कहा था, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, पर शादी के बाद 3 सालों में नीतू के मायके वालों से हर त्योहार और शगुन के नाम पर रुपए और कपड़े मंगवाती रहती। नीतू के पापा एक सामान्य कर्मचारी थे। वो ज्यादा महंगा तो दे नहीं पाते थे, फिर भी बेटी ससुराल में सुखी रहे, उनकी मांग पूरी करने की कोशिश करते थे। पर नीतू की सास कभी खुश नहीं होती थी। उसके मायके से कपड़े महंगे ना आते, पर पहनने लायक जरूर होते थे, और गीता जी बेवजह सुना देती थी, पर हर साड़ी वो पहनती जरूर थी। अपने घमंड के आगे वो नीतू की भावनाओं को कुचल देती थी। उसे भी इन सब की आदत हो चुकी थी। गीता जी और रवि जी के 3 संतानें हैं। बड़ी बेटी तारा की शादी वो इसी शहर में 5 साल पहले कर चुके हैं। बेटे यश की शादी नीतू से कर दी, और अब वो अपने सबसे छोटे बेटे सनोज के लिए लड़की तलाश रहे थे। सनोज की शादी वो ऊंचे और अमीर परिवार में करना चाहते थे, क्योंकि सनोज एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था और उसकी अच्छी नौकरी थी। गीता जी अपने छोटे बेटे को बहुत लाड लड़ाती थी, क्योंकि हर महीने वो अपनी कमाई का बहुत सा हिस्सा उनको दे देता था। उन्हें बहुत घमंड था कि वो छोटे बेटे के लिए बहुत अमीर घर से लड़की लाकर दहेज से अपना घर भर लेंगी। अपनी बड़ी बहू पर दिन रात ताने बरसाने वाली गीता जी उसे कभी सुकून से बैठने नहीं देती थी, और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। नीतू की स्थिति देखकर उसका देवर अपनी माँ को समझाता था कि भाभी भी इसी घर की है, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत किया करो, पर वो समझती नहीं थी और कहती थी कि बहुओं को तो पैर की जूती के नीचे दबा कर रखा जाता है, वरना वो सिर पर बैठने लगेगी। एक दिन नीतू के पापा किसी रिश्तेदार की शादी में उसी शहर में आए थे, तो वो नीतू से मिलने के लिए चले गए। जाते वक्त वो फल की टोकरी ले गए। गीता जी ने फिर सुना दिया, समधी जी बेटी के घर मिठाई का डिब्बा लेकर जाते हैं, ना कि सस्ते भाव में मिल रही फलों की टोकरी। अब भला फलों से कैसे मुंह मीठा किया जाता है? हमने आपके स्वागत में 2 तरह की मिठाई रखी है, चाहते तो हम भी फल रखकर काम निपटा देते। ये सुनकर नीतू के पापा सन्न रह गए। वो बिना कुछ खाए पिए बेटे को आशीर्वाद देकर ही आ गए। नीतू की भी आंखें भर आई, पर वो मजबूर थी। कुछ कहती तो पति का साथ नहीं था, और पति अपने माता पिता पर निर्भर था। सच ही कहा है किसी ने, पति का साथ मिले तो पत्नी सारी दुनिया से जीत जाती है। कुछ समय बाद नीतू की छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया। अपने पापा से फोन पर यह खुशखबरी सुनकर नीतू बहुत खुश थी। वो शादी में जाने की तैयारी करने लग गई। ये क्या बहू, तेरे पापा ने हमें तो कुछ नहीं कहा और तू जाने के लिए भी तैयारी करने लग गई? क्या उन्हें पता नहीं कि इतनी बड़ी खुशखबरी है? तो समधियों के घर 5-10 किलो मिठाई भिजवा दे, ताकि हम भी यहाँ पड़ोसियों की मिठाई बांट दें। मम्मी जी, पापा जब मुझे लेने आएंगे तो मिठाई के डिब्बे भी ले आएंगे। आप तो मुझे ये बताइए कि बहन को शादी में क्या उपहार दूं?
उपहार देने के नाम से गीता जी की बोलती बंद हो गई। अरे हम क्या देंगे, तू लिफाफा दे आना, वैसे भी हमारा कुछ देने का नेक नहीं बनता है। नीतू को पता था कि यही जवाब मिलेगा, पर उसने अपनी बहन की शादी में देने के लिए पैसे जोड़ रखे थे और पापा कुछ गहने उसके लिए बनवा रहे थे, तो उसने अपने पैसे उसी में मिला दिए ताकि अच्छे गहने तैयार हो सके। नीतू के पापा मिठाई के डिब्बे लेकर आए और अपनी बेटी को लेकर चले गए। शादी के एक दिन पहले नीतू के सास ससुर, देवर और पति भी उनके यहाँ शादी में गए और वहीं सनोज को एक लड़की पसंद आ गई। मालूम करने पर पता चला कि वो नीतू के मामा की बेटी है और अमीर परिवार से है। अब तो गीता जी ने भी स्वीकृति दे दी और आगे बात चलाई। दोनों का रिश्ता तय हो गया। नीतू के मामा को सनोज पसंद आ गए और अच्छी कंपनी में नौकरी भी थी। सनोज और तरुणा की शादी धूमधाम से हो गई। तरुणा खुश थी कि उसकी दीदी ही उसकी जेठानी बनी है। अब वो अपनी दीदी के साथ में ही रहेंगी और अपने पति सनोज के व्यवहार से भी तरुणा बहुत खुश थी। शादी के बाद दोनों घूमने चले गए। वहां से आकर जब तरुणा ने नीतू के साथ रसोई संभाली और कुछ महीनों में उसे ससुराल में नीतू दीदी की स्थिति का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। गीता जी अब तरुणा पर भी रोब झाड़ने लगी थी, पर तरुणा सुनने वालों में से नहीं थी। सनोज ने भी उसे अपनी माँ के व्यवहार के बारे में बताया था, जिसे सुनकर वो भी दंग रह गई थी। नीतू के दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी तो वो यश के साथ अपने मायके गई थी। उसके जाने के 2 दिन बाद तरुणा का छोटा भाई उसी शहर में इंटरव्यू देने आया था, तो उसने काफी पकवान बनाए। तो गीता जी ने टोक दिया, तरुणा तेरा भाई ही तो आ रहा है, उसके लिए इतने पकवान बनाने की क्या जरूरत थी, रोटी सब्जी ही खिला देती। मम्मी जी, मैं हर किसी का सम्मान करती हूँ, वो चाहे मेरे मायके से आए या आपके मायके से आए। मेहमान तो भगवान होते हैं और इज्जत और मान सबका होना चाहिए। और फिर मैं पकवान सनोज की कमाई से बना रही हूँ, आपको क्यों आपत्ति हो रही है? जब कमाने वाला कुछ नहीं बोल रहा है तो आप भी मत बोलिए। जब मैं मायके जाती हूँ तो पूरी आवभगत होती है, तो मैं भी तो अपने मायके वालों का सम्मान करूंगी। तरुणा के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर गीता जी हक्की बक्की रह गई। वो कुछ कहे बिना रसोई से चली गई। वो आज अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। तरुणा ने अच्छे से भाई को खाना खिलाया। तभी गीता जी बोली, तरुणा तेरे पापा तो इतने अमीर हैं, फिर भी भाई खाली हाथ आ गया, मिठाई नहीं लाया। मम्मी जी, मैंने ही मना कर दिया था, आपको और पापा को डायबिटीज है। भैया और नीतू दीदी अभी यहाँ नहीं है, हम लोग मिठाई खाते नहीं हैं, तो क्या पड़ोसियों को बांटने के लिए मिठाइयाँ मंगवाती। फिर अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है, बहू के घर से हर बार कुछ आए ऐसा जरूरी तो नहीं है। अब तरुणा सास को बराबर जवाब दे देती थी, क्योंकि वो दूसरी नीतू नहीं बनना चाहती थी। उसने नीतू के घर में जो हालत देखी थी वो उससे काफी दुखी थी और इसलिए वो अपनी सास को सबक सिखाना चाहती थी। अब गीता जी कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचने लगी थी। जितनी आसानी से वो नीतू को और उसके मायके वालों को सुना देती थी, उतनी ही आसानी से वो तरुणा को कुछ भी नहीं कह पाती थी। नीतू के आने के बाद तरुणा अपने मायके रहने चली गई। कुछ दिनों बाद वो मायके से वापस आई तो गीता जी ने आदतन पूछा, क्या भेजा है तेरी माँ ने? पहले दिखा फिर अंदर जाना। मम्मी जी, मेरी माँ ने सिर्फ मुझे भेजा है और आपके लिए ये छोटा सा उपहार भेजा है। गीता जी ने उत्सुकता बस खोला तो देखा उसमें नैतिक शिक्षा की किताब थी। उसे देखकर उनकी त्योरियां चढ़ गई। ये क्या मजाक है, मैं इस किताब का क्या करूंगी? कोई महंगी साड़ी नहीं भेजी क्या? नीतू की मम्मी तो जब भी नीतू को विदा करती थी साथ में मेरे लिए साड़ी जरूर भेजती थी, जबकि वो तो तेरी माँ से भी गरीब है। हाँ, नीतू दीदी की मम्मी आपके लिए साड़ी भेजती थी और वो साड़ी में आप 10 कमियां निकाल कर भी उसे पहनती थी। कभी ऐसा हुआ आपने कोई साड़ी प्यार से या तारीफ करके पहनी हो, इसीलिए मैं साड़ी नहीं लाई। पता नहीं कितनी कमियां निकाल देती। इसीलिए आपकी नैतिक शिक्षा की किताब पढ़िए, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरे की भावनाओं को कैसे समझ जाए। आपने तो बहुओं को निर्जीव समझ रखा है। आपके लिए बस आपकी इज्जत मायने रखती है। आपको बहू की इज्जत और उसके मायके वालों की इज्जत से कुछ लेना देना नहीं है। बहू की मायके वाले चाहे कितना भी कुछ अच्छा क्यों ना भेज दे, उसमें कमियां निकालना जरूरी है। आपका ऐसा ही व्यवहार रहा तो मेरे मायके से कुछ नहीं आएगा। तरुणा की बात सुनकर आज नीतू को भी हिम्मत आ गई थी। मम्मी जी, तरुणा ठीक कह रही है। आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे मायके वालों को अपशब्द कहें या उनका अपमान करें। आज आपकी बेटी के ससुराल वाले आपका अपमान करें, आप जाए तो खाने पीने और उपहार जैसी छोटी सी बात के लिए आपको ताने मारे तो आपको कैसा लगेगा? हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है, वैसे ही हमें भी है। हमारे हर काम में मीन मेख निकालकर आप हमारी माँ को दोष देती हो कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। ये क्या बात हुई? अब हम कुछ भी गलतियां करेंगी
तो आप प्यार से सिखाएं। मायके वालों को दोष देने से क्या होगा, वो तो दोबारा सिखाने नहीं आएंगी। मायके से कोई सामान आए तो आपको 100 कमियां निकालनी है। मायके से कोई आए तो आपको उसका अपमान करना है। जब आप हमारे मायके वालों का सम्मान नहीं करेंगी तो हम आपका सम्मान क्यों करेंगे। इज्जत और मान सम्मान तो सबका होता है। गीता जी का घमंड आज टूट चुका था। छोटी बहू तो क्या, अब बड़ी बहू भी उन्हें आईना दिखा रही थी। अपनी बहुओं के मुंह से ये सब सुनकर उन्हें गलानी महसूस हो रही थी। तभी पीछे से खड़ा छोटा बेटा सनोज भी बोल पड़ा, माँ, तरुणा और नीतू भाभी कुछ गलत नहीं कह रही हैं। अगर ये दोनों आपका अपमान करें तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही आप इनके मम्मी पापा के लिए बोलोगे तो इन्हें भी बुरा लगेगा। अब वो जमाना गया जब लड़की वाला या लड़की अपना अपमान सहन कर लेते थे। आजकल तो सब बराबर है। मान सम्मान दोगे तो मान सम्मान मिलेगा। यश भी दुकान से आ रहा था। उसने भी बातें सुनी और अपने भाई की बातों में हामी मिलाई। आज गीता जी चुप थी। अपने बेटे और बहुओं की बातें सुनकर उन्हें अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था और उन्होंने तय किया कि वो बहुओं के मायके वालों के खिलाफ और वहां से कुछ भी उफाड़ आए कभी अपशब्द नहीं बोलेगी और सदा उनका सम्मान करेगी। आज नीतू खुश थी कि उसके बहन ने उसके दर्द को समझा और तरुणा खुश थी कि उसने अपनी सासू माँ को सही रास्ते पर ला दिया। दोस्तों, जीवन का एक ही नियम है, जो दोगे पलटकर वही वापस मिलेगा। इसीलिए मान सम्मान पाना है तो सामने वाले को भी सम्मान देना होगा, वो चाहे बहू के मायके वाले ही क्यों ना हो। हर इंसान सम्मान का अधिकारी होता है। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय मुझे जरूर दें और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को वीडियो को शेयर करना ना